हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सी एस आई आर नेट 2025 दिसंबर सेशन एंड गेट 2026 के पी वाई क्यू क्वेश्चंस। देखो, मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना सकूं, बट इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पी वाई क्यू क्वेश्चन के लिए या एम सी क्वेश्चन के लिए कहीं ना जाना पड़े। वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, डेली वीडियो मिलेगी। और पी वाई के क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएगा आपको क्वेश्चन कैसे चूज़ करना है, कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। देखो, कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर होता है, पढ़े सभी बच्चे होते हैं, बट क्वेश्चन को पिकअप करना, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और आफ्टर दैट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कौन को रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, आप समझाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी हम बात करेंगे कि गेट 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दी गई हैं, आज से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में भी आज या कल तक मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कैसे अप्लाई करना है गेट 2026 के लिए। और यदि किसी बच्चे का JRF क्लियर नहीं हो रहा है तो आप गेट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो PhD प्रोग्राम में, जस्ट लाइक जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक साइड लूप हो सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से आपको समझना कि कहना क्या जा रहा है। इसमें पूछे गए हैं कि आपके जो डायग्राम दी गई है इसमें कौन कौन सी जो इंडिकेशन दी हुई है, लेबल्ड किए गए, जैसे ABCD, ये कौन कौन सी प्रोटीन्स है, नाम पूछे इनके। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ पर देखो, आपको एक रिसेप्टर दिख रहा है, एक लाइगेंड दिख रहा है, उसके बाद A B C and D, ठीक है। ये आपको चार चीज़ें दिख रही हैं। आपको बतानी है कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको द फॉलो द रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड आप कैसे फॉलो करोगे? आप हमेशा दो मेथड यूज़ करोगे। पहले मेथड वो है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा आपका मेथड है द लॉ ऑफ पार्शिमोनी। अब लॉ ऑफ पार्शिमोनी आपको मैं बताऊंगा जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अभी लॉ ऑफ पार्शिमोनी इधर अप्लाई नहीं होगा, इधर अप्लाई होगा लॉ ऑफ एलिमिनेशन। अब देखते हैं एलिमिनेशन कैसे करना है। देखो, ध्यान से देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि ए क्या है, आरटीके है। और असल में आप सभी को बताऊंगा आरटीके क्या होता है। आरटीके होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब देखो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज काइनेज तो ये है, ये थोड़ी है, ये तो फर्दर कोई प्रोटीन है। रिसेप्टर ये थोड़ी है, रिसेप्टर तो ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपको हो गया एलिमिनेट। अब देखिए आगे, अब ऑप्शन ए और बी और सी में देखिए, तो ए और बी में लिखा है ग्रेब टू और सी में लिखा है SOS। अब आप सभी को पता होगा ना कि रास मैप काइनेस पाथवे में ग्रेब टू क्या था, एडेप्टर था। मतलब जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उसने अपने फोस्फोटायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर किसको बाइंड करवाया था, ग्रेब टू को। ग्रेब टू ही एक ऐसा मोलिक्यूल्स है जो अपने SH2 डोमेन से फोस्फोटायरोसिन रेजिड्यू ऑफ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है, और अपने SH3 डोमेन से किसको बाइंड करता है, SOS को। यानी SOS क्या होता है, सन्स ऑफ सेवेनेंस, यानी ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, गैफ। और गैफ को आपको मैंने डिटेल तरीके से बताया हुआ है। गैफ बहुत इंपॉर्टेंट है। गैफ एक ऐसे मोलिक्यूल्स होता है जो कि किसी भी प्रोटीन के ऊपर या किसी भी जी प्रोटीन के ऊपर, हम स्पेशली बात करते हैं तो जी प्रोटीन के ऊपर GTP लगाने की ताकत रखता है। और GTP लग गया, इसका मतलब कोई भी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। क्या होगी, एक्टिवेट। अगर GDP लग जाए तो इनएक्टिवेट, मतलब ऑप्शन सी एलिमिनेट। स्टार्टिंग में आएगा ग्रेब टू, आफ्टर दैट SOS। तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है, ये मुझे पता है। और हर एग्जाम में दो ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि एलिमिनेट आप कर सकते हो। अब बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब आपको मैंने बताया कि ग्रेब टू जैसे एक्टिवेट होता है वो SOS को फर्दर एक्टिवेट करता है, और SOS होता है जो कि रास के ऊपर GTP लगाता है। तो यहाँ पर GDP लिखा था, इसलिए ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेट यानी एलिमिनेट हो जाना था, क्योंकि GDP नहीं होगा। अगर सेल सिग्नलिंग काम कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर GTP लगेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ग्रेब टू आता है। ग्रेब टू क्या करता है, SOS को बुलाता है। SOS को जो कि एक ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, जो कि रास के ऊपर GTP लगा देता है, और जैसे GTP लग जाएगा मैप काइनेज यानी इरेक्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नाइट्रिक ऑक्साइड NO सिग्नलिंग एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर वाइल स्टिमुलेटिंग। अब आपने NO सिग्नलिंग आपने नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना याद रखना, NO सिग्नलिंग वैसो डायलेशन करती है आपकी बॉडी के अंदर।
हम समझाएंगे थोड़ी देर बाद कि वैसोडाइलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करोगे। देखो, आपने GPCR पाथवे पढ़ा है, यस, मैंने आपको करवाया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ। आपको फॉलो क्या करना है पढ़ने के लिए, आपको पाथ फाइंडर की बुक्स फॉलो करनी है। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डाउनलोड कर लेनी बुक्स। 7 बुक्स हैं, जिसमें से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और कुछ PYQ हैं, कुछ MCQ हैं, जिनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। और एक आपकी होगी इकोलॉजी और एक टूल्स की। तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, पाथ फाइंडर की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही वही लेनी है आपको। और मैं लिंक की भी आपको उन्हीं का दूंगा, ठीक है, फुल का नहीं दूंगा। 7 बुक्स हैं वैसे तो, आपको 2 ही बुक्स परचेज करनी है, लगभग 1200-1500 तक आपको दोनों बुक्स मिल जाएंगी। आपको कोई भी और बुक्स फॉलो नहीं करनी है। आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें हर एक टॉपिक की, जैसे ब्रूस एल्बर्ट हो गया, गिलबर्ट हो गया, या कूपर की बुक हो गई, कार्प की बुक हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं, टाइजर एंड जैंगलर की बुक हो गई, बहुत सारी आपको देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे भेजी हुई सारी बुक्स हैं, वो होती हैं रेफरेंस बुक, बहुत काफ़ी टाइम लेते हैं पढ़ने में वो। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं विद एलिमिनेशन मेथड। देखो, एड्रेनालाइट साइक्लेज जो कि साइक्लिक AMP बनाता है, ये आपने कहाँ पढ़ा था, GPCR में पढ़ा था, NO में नहीं पढ़ा है। NO सिग्नलिंग अलग है, इसका मतलब ये हो गया एलिमिनेट। रही बात फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की, तो आपने GPCR के कुछ टाइप पढ़े हैं जो मैंने आपको करवाए थे। GPCR G-alpha-S यानी स्टिमुलेटरी, G-alpha-I यानी इनहिबिटरी, G-alpha-T यानी ट्रांसड्यूसन, और G-alpha-T में आपने देखा था वहाँ पर साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेट होता है, और जो कि साइक्लिक GMP को GMP में कन्वर्ट करता है। वो क्या टाइप है, वो आइज़ के अंदर, आंखों के अंदर वो सिग्नल चलती है, और वो GPCR का टाइप है, यानी यहाँ पर ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, 2 तो आपने कर दिए एलिमिनेट, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज या ग्वाइनाइल साइक्लेज। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला क्या गया है कि NO एक्ट्स एज ए इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग, यानी NO एक सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है और स्टिमुलेट कर रहा है, किसी को स्टिमुलेट कर रहा है। अब देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज यानी NO सिंथेज को एक्टिवेट करेगा, ये बात जच रही है। NO बन चुकी है, NO बनती है आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज से NO बन चुकी। NO एक सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर रही है और फर्दर किसी को एक्टिवेट कर रही है, इसका मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक बार NO बनाने के लिए एंजाइम लग रहा है। एक बार NO बन चुकी है तो NO क्या करेगी, फर्दर किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, उसका नाम है ग्वाइनाइल साइक्लेज, ठीक है, यानी ऑप्शन 4 या D इज द राइट आंसर। अब ग्वाइनाइल साइक्लेज करता क्या है, इतना मैंने आपको बता दिया कि ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ। अब आपको समझना पड़ेगा कि ग्वाइनाइल साइक्लेज करता क्या है। तो ये जो आपका जो मैंने आपको बताया NO सिग्नलिंग, NO की वजह से कौन एक्टिवेट हो गया, NO की वजह से ग्वाइनाइल साइक्लेज आपका एक्टिवेट हो गया। और ग्वाइनाइल साइक्लेज क्या करेगा, साइक्लिक GMP बनाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या बनाएगा, साइक्लिक GMP। और साइक्लिक GMP वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है आपकी जो ब्लड वेसल है वो थोड़ी वाइड हो जाएगी, और वाइड होने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी, जो कि एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन वैसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वोल्टा इफेक्ट करवाते हैं। वैसोडाइलेशन आपका एसिटाइलकोलिन करवाता है, तो वैसे ही साइक्लिक GMP भी वैसोडाइलेशन करवाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं इस क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो साइक्लिक GMP है इसको इनहिबिट कर सकता है कौन, इसको इनहिबिट कर सकता है साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इसको इनहिबिट कर सकता है। और अगर साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर दिया गया तो वैसोडाइलेशन नहीं होगी। तो आपने एक टैबलेट का नाम सुना है जिसका नाम है वाइग्राम, और जिसको हम सेल्टाफेन या टेडोफिल भी हम बोलते हैं। वो क्या करती है, देखो, वो आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी, यानी वैसोडाइलेशन करवाएगी, कंटिन्यू वैसोडाइलेशन, लगातार काफ़ी आधे घंटे, घंटा, 2 घंटे के लिए वैसोडाइलेशन करवाती है लगातार। अब इसके पास ऐसा क्या पोटेंशियल है कि वो कंटिन्यू वैसोडाइलेशन करवा रही है, तो वो साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर देती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये कम से कम 5 या 3-4 मिनट के लिए ये सिग्नलिंग काम करती है, ये जो मैंने सर्कल किया ना ये, और आफ्टर दैट ये साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज
ये साइक्लिक जीएमपी को इनहिबिट कर देता है और वैसोडाइलेशन स्टॉप हो जाती है। बट जैसे ही आप वाइग्रा कंज्यूम करते हो, यानी वैसो सेल्डाफिन या टेडोफिन आप कंज्यूम करते हो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये क्या करेगी, इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। ये क्या करेगी, ये साइक्लिक जेएमपी फॉस्फोडाइजेस्टेज को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से कंटिन्यूस साइक्लिक जेएमपी बनेगा। और अगर कंटिन्यूस साइक्लिक जेएमपी बनेगा तो कंटिन्यूस वैसोडाइलेशन होगी, और कंटिन्यूस वैसोडाइलेशन होगी तो इंक्रीज होगी आपके हाफ लाइफ, यानी जो आप कर रहे हो उसका प्रोसेस होगा वो हाई होगा, इंक्रीज होगा, टाइम घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा लगातार वैसोडाइलेशन होती रहेगी। तो ये इफेक्ट होता है आपका वाइग्रा का, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जब आप एंडो सिग्नलिंग पढ़ोगे। अब क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन डज नॉट हैव एबिलिटी टू सर्वाइव विद इन द मैक्रोफेजेस। ये आपको मैं करवा रहा हूँ यूनिट 4, इसका नाम है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसके अंदर ही आपको इम्यूनोलॉजी भी पढ़नी है, तो ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप कोई भी लॉजिकल रीजनिंग सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा तो टिक करोगे, अदरवाइज आप स्किप करोगे। ऑप्शन फर्स्ट याद रखना, सिस्टोमा मैनोसोनी, ये जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बाकी आपका जो टीबी फैलाता है आपके अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी सर्वाइव कर जाता है, लेशमानी ये भी सर्वाइव कर जाता है, और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस भी सर्वाइव कर जाता है, बट ये नहीं कर सकता सर्वाइव। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन देखोगे आप घबरा जाओगे। यही बच्चे करते हैं जब आप CSIR का एग्जाम देते हैं, उधर होता है बहुत बड़ी स्क्रीन, फुल स्क्रीन में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा और आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। मैं गारंटी से बोलूँगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो आप तो 100% क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बट ये क्वेश्चन इतना ईजी है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, और आप इसको 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड में, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे। क्यों भाई, आपको यदि GPCR आती है तो क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो आप? आपको लास्ट में पूछा क्या है, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। आपसे पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, बस आपको बस GPCR मैंने आपको करवाई हुई है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है बस। पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्ट्स ऑन phosphatidylate inositol 4,5 bisphosphate यानी PIP2 which is present into the inner half life of plasma membrane with a lipid barrier। very true, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो कि एक्टिवेट होता है GPCR से, वो कि PIP2 को क्या करता है, PIP2 को एक्ट करता है, PIP2 के ऊपर काम करता है। ओके, और उसके बाद जो PIP2 है ये इनर हाफ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। अब activated phospholipase C beta cleave the PIP2 to generate the two product inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम बोला था IP3, एंड डायसल्ग्लिसरॉल, जिसको मैंने कहा था डैग। तो मैंने 2 चीज़ आपको बताई थी कि GPCR सिग्नल जब जलती है तो क्या होता है, ये मैंने आपको बताई थी G अल्फा Q सिग्नलिंग, और G अल्फा Q सिग्नलिंग के अंदर फॉस्फोलाइपेज C2, ये जो फॉस्फोलाइपेज C बीटा है ये PIP2 को ब्रेक कर देता है IP3 और डैग में। और वही बात तो लिखी है कि PIP2 टूट जाता है IP3 और डैग में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पढ़ो, IP3 जिसको बोलते हैं आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। अब 1,4,5 क्यों बोल रहे हो, 3,4,5 क्यों नहीं बोल रहे हो, ये आप समझोगे जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। तो IP3 is a small lipid soluble molecules that bind into the IP3 receptor on the plasma membrane, therefore increasing the calcium concentration cytosol। मैक्सिमम बच्चे इसको टिक कर देंगे कि ये सही है, बट इसमें गलती है। अब मैं आपको बता भी दिया है कि इसमें गलती है। अब फोर्थ पढ़ो, डैग एक्ट्स फर्दर क्लीव द रिलीज द आर्किडोनिक एसिड, ओके, विच इज यूज्ड टू द सिंथेसिस ऑफ द अकानिसोइड्स, जो कि 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, लिकोट्रिन, ब्रेसोनिस्टेराइड, ओके, डैग एक्टिवेट द कैल्शियम, ओके ठीक है, ये सही है। अब मैं बोलता हूँ कि आपको ऑप्शन सी आपका राइट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अब मुझे बताओ, मैंने इतना बता भी दिया कि राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, बताइए क्या गलती है, इस ऑप्शन में कहाँ गलती है? यदि आप पहचान पा रहे हो तो आप बेस्ट कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो। देखो IP3 के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है?
तो जैसे ही IP2 ब्रेक होगा IP3 और डैग में, IP3 जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यानी SER के ऊपर जो रिसेप्टर लगेगा जिसको बोलते हैं रायनोडीन रिसेप्टर, उसके ऊपर बाइंड करेगा और कैल्शियम का इन्फ्लक्स करेगा, कैल्शियम को बाहर निकालेगा सेल के अंदर। तो ये बाइंड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं, ये बाइंड करेगा SCR मेम्ब्रेन के ऊपर। दैट्स ओके। तो ये इतना इजी था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी नहीं। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। तो यहाँ बोला गया है द ग्रेडियंट ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल टू द सेल एट द इनर रीजन ऑफ द ट्यूमर टिश्यू इन्वायरमेंट इज टिपिकली लो दैट क्रिएट द हाइपोक्सिक माइक्रो इन्वायरमेंट। ओके, इफ इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द कैंसर सेल्स रिजाइडिंग इन द हाइपोक्सिक माइक्रो इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस में नॉट बी अकर। ओके, इधर बोला है कि अगर कैंसर सेल्स को अगर एडिक्यूट मात्रा में, मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं होगी, नहीं होगी। तो आपसे एक पता होगा कि जो कैंसर सेल होता है उस कैंसर सेल के अंदर बारबर्ग इफेक्ट शो होता है, बारबर्ग इफेक्ट। और बारबर्ग इफेक्ट इसका मतलब ऑक्सीजन ना होने की वजह से कैंसर सेल के अंदर ग्लूकोज की जो प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बढ़ जाती है। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टेट बनेगा, और लैक्टेट बनेगा तो आपको थकान होगी। इसलिए कैंसर वाले व्यक्तियों को थकान होती है, उनको फटीग आता है, इसलिए फटीग, क्योंकि उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की दर बढ़ चुकी है। ग्लाइकोलाइसिस की दर बढ़ी क्यों है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों है, क्योंकि कैंसर सेल्स एक स्वलन पार्ट होता है, या मे बी अगर बेनाइन नहीं तो अगर मेलिग्नेंट है तब भी वो स्वलन पार्ट होता है, वो उसमें आउट ग्रोथ हुई पड़ी होती है, और आउट ग्रोथ होने की वजह से बेसल्स बाम तक नहीं पहुंची होती है, जहाँ तक इनर कोर होता है ना कैंसर का। आपको कैसे बताऊँ मेरे को, एक सेकंड। कैंसर का आपका जो इनर कोर होता है, बीच सेंटर, मान लीजिए कोई सेल थे, बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ये एक सेल बहुत सारे सेल में बना चुका है। अब जो इनर कोर है ये सेंटर में, यहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है, ठीक है। अब यहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो भाई इसको मर जाएगा कैंसर सेल, जो कि कैंसर चाहता नहीं है, कैंसर सेल बहुत चालाक है। तो ये एक फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर, HIF। और हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस की दर बढ़ जाएगी, और ग्लाइकोलिसिस की दर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा, इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ATP बनेंगे, और कैंसर सेल को फायदा हो गया, उसको एनर्जी मिल गई काम करने के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए होती है हमें, ऑक्सीजन ATP बनाने के लिए तो चाहिए, हमने ATP की दर को बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं बारबर्ग इफेक्ट। अगर हमने कैंसर सेल को ऑक्सीजन एडिक्यूट मात्रा में दे दिया है, यानी जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी दे दी है, तो बारबर्ग इफेक्ट शो नहीं होगा, यानी ऑप्शन V इज द राइट आंसर। दैट्स ओके। बाकी कोई भी आपको डाउट है तो आपको कमेंट करना है, और यदि आपको लग रहा है कि आपको मैं चाहता हूँ कि कुछ और तरीके से पढ़ाऊँ, या कोई आप सजेशन देना चाहते हो, आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन अप है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।